को हम देखेंगे कि हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था, इकोलॉजी चल रहा था। और इकोलॉजी चैप्टर को ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लास्ट स्टेज की ओर हैं और हमारा एक दो वीडियो में ये टॉपिक पूरा खत्म भी हो जाएगा। तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे इकोसिस्टम, पारितंत्र, और पारितंत्र के कार्य पढ़ रहे थे। उसमें पहला कार्य उत्पादकता पढ़ा हम लोगों ने, और दूसरा कार्य हमने पढ़ा अपघटन की प्रक्रिया कैसे होती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, और फिर हमने तीसरा पढ़ा ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो। और मैंने आपको बताया था एनर्जी फ्लो जो है उसमें से हर बार क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो भी मैंने आपको बताया था। और आज हम हमारा लास्ट कार्य जो है वो पढ़ेंगे, और वो है पोषण चक्र, कि इकोसिस्टम में किस प्रकार से पोषक तत्व या एलिमेंट जो होते हैं ये क्या होते हैं, रिसाइकिल होते रहते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं पोषण चक्र, या फिर इनका अन्य नाम होता है बायो जियोकेमिकल साइकिल। तो आइए हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पोषण चक्र न्यूट्रिशन साइकिल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं भू जैव रासायनिक चक्र। जियो बायो केमिकल साइकिल, अब यहाँ पर नाम पता चल रहा होगा आपको, जियो यानी जियोग्राफी, यानी कि यहाँ पर हम हमारे भौतिक वातावरण के अंदर जो तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, इनका, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, केमिकल होते हैं। तो इनका जो जैविक और अजैविक घटकों के मध्य किस प्रकार से क्या होता है, पुनर्चक्रण होता है, रिसाइकिल होता है, और एक चक्र बनता है, और इस तरीके से पर्यावरण में जो पोषक तत्व हैं वो निरंतर क्या होते हैं, बने रहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। तो ये जो जैव भू रासायनिक चक्र होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, क्योंकि कुछ जो एलिमेंट है ये गैसियस फॉर्म में होते हैं और कुछ सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा गैसीय चक्र, गैसियस साइकिल। दूसरा हो जाएगा अवसादी चक्र, अवसादी चक्र, सेडिमेंट्री साइकिल। तो जो गैसीय फॉर्म में पाए जाते हैं वो गैसीय चक्र में शामिल हो जाएंगे, और जो ठोस फॉर्म में अवसादी चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं वो किस में आ जाएंगे, अवसादी चक्र में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से चक्र हैं जो गैसीय साइकिल में होते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल। और कार्बन साइकिल जो है, क्योंकि हमें पता है कि वातावरण में, एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाई जाती है, तो इसका जो चक्रण है वो भी किस रूप में होगा, CO2 के रूप में होगा। तो CO2 के रूप में। इसी तरीके से जैसे दूसरी बात करें हम लोग नाइट्रोजन चक्र, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है, बोर्ड के एग्जाम में लगभग हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन चक्र, और चौथी ओर हम बात करें जल चक्र, क्योंकि
वाटर जो होता है H2O जो होता है ये भी वेपर की फॉर्म में, वाष्प की फॉर्म में क्या होता है, रिसाइकिल होता है। तो इसीलिए जल चक्र को भी हम किस में शामिल करते हैं, गैसियस चक्र में शामिल करते हैं। तो जल चक्र तो ये चारों के चारों जो साइकिल है इनका चक्रण गैसियस फॉर्म में होता है, इसीलिए हम इसको किस में शामिल करते हैं, गैसीय चक्र में शामिल करते हैं। और दो जो अन्य चक्र है जिसमें एक है फास्फोरस साइकिल और दूसरा है सल्फर साइकिल, ये दोनों जो है ये चट्टानों में पाए जाते हैं और फिर इनका वातावरण में क्या होता है, रिसाइकिल होता है, इसीलिए हम इनको किस में शामिल करते हैं, अवसादी चक्र में शामिल करते हैं। तो पहला हो जाएगा फास्फोरस चक्र, फास्फोरस चक्र, और दूसरा हो जाएगा सल्फर चक्र। तो आपको ये पता होना जरूरी है कि कौन सा गैसीय चक्र में आता है और कौन सा जो है वो अवसादी चक्र में आता है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चक्र का भाग है। तो अवसादी में सिर्फ दो ही है, एक फास्फोरस है और एक सल्फर है। अब यहाँ पर हम प्रत्येक साइकिल की बात नहीं करेंगे क्योंकि सारे के सारे जो चक्र हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और इनका वातावरण में चक्रण भी जो होता है वो बहुत ही सरल तरीके से होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जो क्वेश्चन बनता है वो नाइट्रोजन साइकिल से बनता है। अब मैं सबसे पहले नाइट्रोजन चक्र को छोड़कर अन्य चक्रों के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले हम बात करें कार्बन साइकिल की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया CO2 के रूप में क्या होता है, इसका चक्रण होता है। तो हमें पता है कि वातावरण के अंदर वायुमंडल में CO2 की कितनी मात्रा होती है, 0.038% मात्रा होती है। अब ये CO2 जो है इसको क्या करेंगे, जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए ग्रहण कर लेंगे और CO2 को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्लूकोज के अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर इसको क्या कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे और वहां से क्या मुक्त हो जाएगी, ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगी और ऑक्सीजन वापस पौधों से कहाँ आ जाएगी, वातावरण में आ जाएगी। इसी तरीके से CO2 और O2 जो है इसका जो साइकिल है बहुत ही सिंपल है। पौधे CO2 लेते हैं और O2 का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस तरीके से CO2 और O2 के क्या चलते हैं, साइकिल चलते रहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है CO2 और O2 के बारे में। फिर जल चक्र, तो जल जैसा कि आपको पता है कि अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया में क्या है, महासागर है, पानी की सबसे ज्यादा मात्रा महासागरों में होती है। तो जब भी वातावरण के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी का क्या होता है, वाष्पन होता है, वेपोराइजेशन होता है और वाष्प बन के पानी ऊपर की ओर उठने लग जाता है। और जब वाष्प ऊपर उठती है तो जैसे जैसे तापमान कम होता है तो जो ये वाष्प है उसका क्या होता है, संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है और पुनः जो वाष्प है ये किसमें बदल जाती है, द्रव पानी के अंदर बदल जाती है। इस तरीके से वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन, रोटेशन की प्रक्रिया के आधार पर क्या होता है, जल का चक्र चलता रहता है। तो ये भी बहुत सिंपल है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फास्फोरस। तो फास्फोरस और सल्फर जो है ये दोनों चट्टान के अंदर पाए जाते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि चट्टानें धीरे धीरे अपघटित होती रहती हैं, टूटती रहती है और ये जब बारिश आती है तो ये जो फास्फोरस और सल्फर है ये कहाँ मिल जाते हैं, पानी के अंदर मिल जाते हैं और ये पौधों को प्राप्त हो जाते हैं और पौधे विभिन्न क्रियाओं के लिए विभिन्न पदार्थों के निर्माण में इनका यूज करते हैं। और जब पौधे डेड हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तो ये वापस कहाँ आ जाते हैं, मृदा में आ जाते हैं। तो इनका इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से क्या होता है, रिसाइकिल होता रहता है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। तो वैसे तो नाइट्रोजन साइकिल को मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, मैंने एक सेपरेटली वीडियो बनाया था, नाइट्रोजन चक्र क्या होता है और किस प्रकार से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और नाइट्रोजन जो है वो पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं, ये मैं पहले ही मेरे पिछले वाले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन हम लोग एक बार उसको पुनः देखेंगे। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे नाइट्रोजन साइकिल। तो हम लोग बात कर रहे थे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन। और आपको पता है कि वायुमंडल में 78% मात्रा में क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 78% नाइट्रोजन। अब पौधे जो होते हैं ये नाइट्रोजन को सीधे ही N2 की फॉर्म में ग्रहण नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, नाइट्रेट्स में पहले परिवर्तित होता है और फिर पौधे क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण है ये दो प्रकार से होता है। एक होता है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जिसमें सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं और दूसरा होता है
अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसमें सीधे ही जब बिजली कड़कती है या फिर औद्योगिक जो इकाइयां प्रचलित होती है और उससे विभिन्न तरह के प्रदूषक निकलते हैं, तो उसके द्वारा भी किसका निर्माण होता है, नाइट्राइट और नाइट्रेट्स का निर्माण होता है। तो सीधे ही नाइट्रोजन जो होती है वो नाइट्रेट्स में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको, सबसे पहले क्या होता है, ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है इसका क्या होता है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है ये किसमें बदल जाती है, अमोनिया में बदल जाती है, NH3 में बदल जाती है। इसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब क्या होता है, ये जो अमोनिया है ये आगे बदलती है नाइट्राइट में, NO2- के अंदर, और यहां पर जो बैक्टीरिया भाग लेता है उसका नाम है नाइट्रोसोमोनास। और फिर इस नाइट्राइट को आगे नाइट्रेट में बदलने वाला जो जीवाणु है इसको बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर। और ये नाइट्रोबैक्टर जीवाणु जो है ये नाइट्राइट को किस में बदल देता है, नाइट्रेट में बदल देता है, NO3- में बदल देता है। अब पौधे क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन को ग्रहण करेंगे, सॉरी नाइट्रेट को ग्रहण करेंगे, तो ये जो नाइट्रेट है ये किसके पास आ जाएगी, पौधों के पास आ जाएगी, पादपों के पास आ जाएगी। अब आपको पता है कि सभी जंतु जो हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो फाइनली यहाँ से जो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं ये कहाँ आ जाएंगे, जंतु में आ जाएंगे। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि पौधे हो या जंतु हो फाइनली कहाँ मिल जाना है, मिट्टी में मिल जाना है, यानी कि सबकी मृत्यु होना निश्चित है। तो पौधा जब मरेगा और ये जंतु जब मरेगा तो फाइनली जो पदार्थ है वो कहाँ आ जाएंगे, मृदा में आ जाएंगे, मृत कार्बनिक पदार्थ के रूप में आ जाएंगे। मृत कार्बनिक पदार्थ, डेड ऑर्गेनिक मैटर। और ये डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है यहाँ पर एक क्रिया होगी अमोनीकरण, अमोनिफिकेशन, और इस अमोनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ये किस में बदल जाएगी, अमोनिया में बदल जाएगी। इस तरीके से ये चक्र चलता है। तो ये तो हो गया जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी होता है। अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और ये दो प्रकार से हो सकता है। एक तो विद्युत नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी कि जब बिजली कड़कती है तब, तो विद्युत नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और दूसरा औद्योगिक इकाइयों से होता है, तो ये हो जाएगा औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इस प्रकार से तो जैविक और अजैविक रूप से फाइनली जो ये नाइट्रोजन है ये अमोनिया, नाइट्रेट में बदल जाती है, और डायरेक्ट भी ये किस में बदल जाती है, नाइट्रेट में बदल जाती है। और पौधे इसको ग्रहण कर लेंगे, पौधों को जंतु खा लेंगे, और जब ये दोनों मृत हो जाएंगे तो ये जो वापस से नाइट्रेट है ये कहाँ आ जाएगी, मृदा में आ जाएगी। और यहाँ पर क्या प्रक्रिया होगी, अमोनिफिकेशन की प्रक्रिया होगी, और इसके द्वारा ये किस में बदल जाएगी, अमोनिया में बदल जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रेट को वापस किस में बदल देते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदल देते हैं। तो इनको अपन बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया। तो इस प्रकार से वायुमंडल में क्या होता है, नाइट्रोजन का साइकिल जो है वो चलता रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वहां पर पूछा जाता है कि नाइट्रोजन साइकिल को रेखीय डायग्राम के माध्यम से समझाइए। तो आपको पहले तो लिखना है कि नाइट्रोजन जो है ये वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, जिसकी लगभग 78% मात्रा जो है वो वायुमंडलीय गैसों में उपस्थित होती है। इसके अलावा ये जो है वो पौधों और जंतु में कहाँ पर काम आती है, तो प्रोटीन निर्माण में काम आती है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं इसमें भी क्या काम आती है, नाइट्रोजन काम आती है। तो ये सारे के सारे ऐसे पदार्थ है जहाँ पर नाइट्रोजन का होना अनिवार्य है। तो
इसके लिए क्या चलता है, नाइट्रोजन साइकिल चलता है। और इस प्रकार से ये क्या होती है, वायुमंडल के अंदर जैविक और अजैविक, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर के मध्य क्या होती रहती है, रोटेट होती रहती हैं। तो ये हमारा नाइट्रोजन साइकिल, तो इस प्रकार से हमारे जो बायो जियोकेमिकल साइकिल हैं वो कंप्लीट होते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फ्रेंड्स।